नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल कृषि एवं बागवानी जानकारी लिए कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल कृषि एवं बागवानी में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जहां ये बागवानी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, वहीं सब्जी उत्पादन में भी ये विकास की राह पर अग्रसर है। फसल का सही उत्पादन किसानों को मिल सके, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फसल के विषय में हमें पूर्ण जानकारी हो। कार्यक्रम में हम ऐसे ही नए नए विषयों को लेकर आते हैं और विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। कार्यक्रम में आज हमारा विषय है खरीफ फसल आलू की खरपतवार जल एवं उर्वरक प्रबंधन। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ है CPRI शिमला से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी जी। डॉक्टर अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसल आलू के बारे में, उसके खरपतवार जल एवं उर्वरक प्रबंधन पर, परंतु वहां पहुंचने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ स्थिति है, यदि हम भारत की बात करें, किस प्रकार की यहाँ पैदावार है, कितना क्षेत्रफल है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि आलू की जो है वो खेती की जाती है। आलू के बारे में आपने पूछा है तो मैं आलू के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि धान मक्का और गेहूं के बाद अगर चौथी इम्पोर्टेंट क्रॉप है तो वो आलू ही है। और हमारे देश में अमीर गरीब सबके पेट भरने वाली फसल है ये। अगर भारत के परिदृश्य में बात करें तो ये लगभग हमारे कोई 2.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया में होती है। और इससे पिछले साल जो है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई थी, कोई 60 मिलियन टन हमने पैदावार ली थी पूरे देश में जी। और अगर इसकी पैदावार के बारे में बात करें प्रति हेक्टेयर तो लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार है, जो कि और उत्पादन में हम लोग जो है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे भी आते हैं। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैदावार है और हर किसी के लिए ये एक महत्वपूर्ण फसल है जी। तो डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं कि भारत में जो इसका उत्पादन है वो काफ़ी विशाल स्तर पर होता है। यही बात अगर हम हिमाचल की करें कि हिमाचल में क्या परिदृश्य है इस समय में, क्या स्थिति है इसके उत्पादन के विषय में? अगर हम लोग हिमाचल की बात करें तो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल में लगभग 15,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है और लगभग 2 लाख टन पैदावार भी होती है। और जहाँ पैदावार की बात करें प्रति हेक्टेयर तो हम लोग लगभग 10.5 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार है, जो कि हमारे देश की पैदावार से थोड़ी कम है जी। तो इसकी वजह, अब आप वजह भी पूछेंगे तो मैं पहले ही बता दूं आपको जी। क्योंकि हम लोग हिमाचल में जो आलू लगता है ज़्यादातर वो बरानी क्षेत्रों में लगता है, बरसात में भी लगता है और छोटे खेतों पे। तो इसके कई कारण हैं। एक तो हमारी अच्छी वैरायटीज़, अच्छा प्रबंधन जी। और कितनी बीज की मात्रा रखनी है। जहाँ अपना आज विषय ही है हमारा खरपतवारों का हम ध्यान नहीं देते हैं, कैसे नियंत्रण करना है। उसके अलावा जल प्रबंधन का हम लोग खासकर जो रबी सीजन में जो हम लोग आलू लगाते हैं, ठंड के मौसम है तो उसमें हम लोग जल का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं इतना। और जो उर्वरक और जो देसी खाद्य हैं उसका भी हम लोग ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हमारी पैदावार थोड़ी हिमाचल में परिदृश्य में कम है जी। आपने मैनेजमेंट की बात की कि खरपतवार जल की अगर हम बात करें, उर्वरक की हम बात करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक उत्पादन के परिदृश्य से जब हम देखते हैं तो वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इसी में अगर हम आगे बात करें किस्मों की, कि किस प्रकार की किस्में जो हैं वो हिमाचल में जो हैं वो हम कह सकते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सकता है, तो वो कौन कौन सी हैं? अगर हिमाचल के परिदृश्य में बात करें हम लोग तो यहाँ पर कुफरी ज्योति है, बड़ी पुरानी वैरायटी है लेकिन अच्छी है। उसके बाद कुफरी चंद्रमुखी है जो कि हमारे शुष्क क्षेत्र जो है वहाँ लगती है, लाहौल में, किन्नौर में लगती है। फिर उसके बाद एक कुफरी हिमालयनी जो कि जो पिछेथा झुलसा रोग है उसके लिए सहनशीलता भी है उसमें, वो वैरायटी। कुफरी कर्ण आ गई है। फिर कुफरी गिरिराज है। तो ये कुछ एक वैरायटी जो हैं वो हमारी हिमाचल के लिए अनुमोदित हैं और लगती हैं हमारे निचले क्षेत्रों में भी, मध्य क्षेत्रों में भी, और जो ऊपर के जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये लगाई जाती हैं। तो इनको लगा के जो है किसान अपनी पैदावार को जो है वो बढ़ा सकते हैं जी। तो ये विशेष किस्में हैं। सर, अगर हम इसकी अलग अलग, जिस तरह से हमारा भौगोलिक परिदृश्य की जब हम बात करते हैं हिमाचल की, जैसे आपने कहा कि विंटर्स में जब शीत ऋतु होती है तो प्लेन्स में ये जो किस्में हैं वो लगाई जाती हैं या आलू लगाया जाता है, तो कौन सी किस्में कहाँ पर ज़्यादा फ्रूटफुल रह सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सकता है?
वैसे तो जो मैंने आपको वैरायटीज़ बताई हैं वो किस्में सर्दियों में भी लगाई जा सकती हैं। इवन जनवरी फरवरी में कुछ एक मध्य क्षेत्र है वहाँ लगती हैं हिमाचल के। और ये जो ऊंचे शुष्क और जो वेट क्षेत्र हैं 1600 से लेके 2400 मीटर तक को हम लोग वेट टेम्परेट बोलते हैं, और जो ड्राई टेम्परेट है शुष्क जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो 2400 मीटर से ऊपर की हाइट है, वहाँ पर ये वैरायटी लगाई जा सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा बरसात के मौसम में हमें कुछ एक, क्योंकि बरसात में नमी ज़्यादा होती है, बारिशें ज़्यादा होती है और इसमें टेम्परेचर भी थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो है वो पशेता झुलसा रोग जो है हिमाचल की एक समस्या है। तो उसके लिए हम लोग जो है ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो कि इस रोग से जिसमें प्रतिरोधक क्षमता हो। जैसे कि मैंने जिक्र किया कुफरी कर्ण है, कुफरी हिमालयी, उसमें भी थोड़ा प्रतिरोधक क्षमता है। तो ये वैरायटियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे किसान, और इनका बीज जो है वो अच्छे सोर्स से लेके लगाएं। खासकर जो हम लोग खरीफ का आलू लगाते हैं, जो हमारे मार्च अप्रैल महीने में हम लोग उसकी बिजाई कर देते हैं जी। तो ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। तो किसान इस तरीके से अच्छी किस्मों का, प्रतिरोधक किस्मों का ध्यान देके और बीज अरेंज करके अपनी पैदावार को जो है वो बढ़ा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अच्छा बीज और सही जगह से बीज लेने की बात की है, तो इस विषय में भी आप ज़रूर हमें जानकारी दें कि जो हमारे कृषक हैं वो कहाँ से अच्छा बीज प्राप्त कर सकते हैं, और जब वो बीज ले रहे हैं तो वो किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। आपने गुणवत्ता वाले बीज की बात की, तो इसमें मैं आपको किसान भाइयों को मैसेज देना चाहूँगा कि CPRI के बहुत सारे स्टेशंस हैं और हम लोग ब्रीडर सीड प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम लोग हर राज्य के जो कृषि विभाग हैं या बागवानी विभाग हैं उनको बीज मुहैया करवाते हैं, और वो आगे जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करके अपने किसानों को देते हैं जी। तो जब भी आप लोगों को अच्छा बीज चाहिए तो आप नज़दीकी जो आपका SMS हैं ब्लॉक वाइज या ADOs होते हैं, या कुछ एक सर्कल वाइज जो हैं वो AEOs भी होते हैं जिसको कृषि प्रसार अधिकारी बोलते हैं, तो उसके पास अपने गांव या क्लस्टर बेसिस पे अपनी डिमांड जो है एक सीजन पहले दे दें, और वो फिर आपकी जो भी किस्म आप लगाना चाहेंगे उसके हिसाब से वो बीज प्रोक्योर करके किसानों तक पहुंचाते हैं। तो यही प्रक्रिया है जिससे जो है बीज किसानों तक पहुंचता है। तो इसके लिए हमें पहले ही जागरूक होना पड़ेगा, और अपनी जो डिमांड है, गाँव की डिमांड है या ब्लॉक स्तर की जो डिमांड होती है इकट्ठी होकर, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बीज किसानों तक पहुँचता है कृषि विभाग के माध्यम से। तो यही एक उचित माध्यम है। हमारे पास भी बीज होता है लेकिन हम लोग डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए देते हैं। हर किसान की जरूरत को CPRI या इसके जो केंद्रीय जो केंद्र हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कृषि विभाग ही एक अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू जो है आप लोग जो अच्छा गुणवत्तापूर्ण बीज ले सकते हैं जी। यदि बीज में किसी तरह का ध्यान रखने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब, तो वो क्या ध्यान रखा जा सकता है कि किस तरह का बीज होना चाहिए? क्या उसकी साइज़ को भी देखने की ज़रूरत है? किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकता है एक जो कृषक है जिससे अच्छी पैदावार हो सके? और यदि वो किसी कारण से CPRI से किसी तरह से उसे जो बीज की उपलब्धता है वो नहीं हो पाई है, कहीं बाहर से वो उपलब्ध हो रहा है उसे बीज, तो वो और किन बातों का ध्यान रख सकता है? किसान भाइयों को मैंने पहले ही कहा कि हमें एक तो अनुमोदित किस्में, आपके क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित किस्में हैं उनका चुनाव करना है, और प्रति हेक्टेयर जो हमारी बीज की मात्रा जो है लगभग 20 से 25 क्विंटल लगती है। वो पर बीघा लगभग आपको 2 क्विंटल तक बैठती है। अगर कनाल की बात करें तो 1 क्विंटल बैठता है बीज जी। तो अच्छे बीज का कितना बीज लगेगा आपकी भूमि के अनुसार उतने बीज का चुनाव करें, और बीज में जो है वो मिनिमम जो है एक बीज का जो गोला होता है, जो कंद है, वो लगभग मिनिमम 30 ग्राम का होना चाहिए। 30 से 40 ग्राम हो जाए अच्छी बात है, और मिनिमम उसमें 2 आंखें हों जहाँ से उस टहनियाँ फूटती हैं उसकी। तो ये ध्यान रखें। और इसके अलावा क्योंकि अलग अलग जगह से बीज आया होता है तो उसमें जो है वो बीज के साथ ही कई बीमारियों के जो हैं वो आ जाते हैं, अवयव आ जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए सीड को ट्रीट करें जी। तो जैसे बेविस्टिन कार्बेंडाजिम है, उससे 2 ग्राम प्रति किलो बीज जो है वो हम लोग पानी में घोल बना के लेते हैं, और उसमें जो है डिप करके एटलीस्ट 30 मिनट्स 15-20 मिनट आधे घंटे तक डिप करें। उसके बाद उसको उपचारित जब हो जाता है उसके बाद लगाएं जी। और जब आपने लगाने की बात की तो भूमि का भी हमें ध्यान रखना है। बरसात में अगर लगा रहे हैं तो पहले तो हमें निकास वाली भूमि चाहिए, और ऐसी भूमि जहाँ पर पूरा दिन धूप आती हो, क्योंकि ये एक कार्बोहाइड्रेट क्रॉप है, इसमें स्टार्चेस होता है, तो जितनी ज़्यादा धूप लगेगी उतनी ज़्यादा पैदावार आपकी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस से। तो अच्छे निकास वाला खेत हो, धूप वाला खेत हो, और उसकी में 2-3 जुताइयाँ करी हों आपने,
और जितनी बीज की मात्रा मैंने बताई उतना लगाएं। और उसके बाद हम लोग घना बीज कर देते हैं। मैंने देखा है पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल में हम लोग घूमते रहते हैं तो किसान बहुत ज़्यादा घना बीज करते हैं। तो किसान भाइयों को मैं बोलना चाहूँगा कि लाइन में कोशिश करें लगाने की रोज़ में, और जो लाइन से लाइन की दूरी है लगभग आप 60 सेंटीमीटर रखें, और कंद से कंद विद इन लाइन जो आप लोग आलू रखते हो वो 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच रखें, ताकि खुली जैसे हवा का भी संचार हो बरसात में या सर्दियों में भी, और पौधों में आपस में कंपटीशन ना हो, धूप सारे पौधे पे पड़े और वो अपना प्रकाश संश्लेषण जो है भोजन बनाए उससे और अच्छी पैदावार दे। तो ये बीज की मात्रा का और कितनी दूरी रखनी है और कैसे लगाना है उसके बारे में आपको बता दिया। और ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रख के हम लोग जो है वो अच्छी आलू की पैदावार ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस तरह से आपने बताया कि किस तरह से हम कितनी दूरी पर और किस प्रकार से आलू जो है उसकी बिजाई कर सकते हैं। बात आती है उर्वरक की, वो देसी भी हो सकता है या रासायनिक जो खाद है वो भी हो सकती है। तो इसका चुनाव जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है और आप किस चीज़ का अनुमोदन करते हैं? क्या देसी उर्वरक जो देसी खाद है उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए या रासायनिक को भी साथ साथ में उसका प्रयोग किया जा सकता है? जैसे आज की डेट में कुछ पर्यावरण के और हेल्थ के जो इश्यूज आ रहे हैं उसमें तो मैं चाहूँगा कि लोग जैविक ही करें और ऑर्गेनिक ही करें, अपना गोबर डालें जी। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हम मैदानी क्षेत्र में तो पशु रहे ही नहीं, पहाड़ी क्षेत्र में भी हमने ये बैल या गाय भैंस रखना बंद कर दिया है, तो गोबर तो आएगा नहीं। तो जितना भी हम लोग अगर एक आध भी दुधारू पशु है तो उसका गोबर डालने की कोशिश करें। वैसे तो अनुमोदन ये है कि हम लोग 20 से 25 टन जो है प्रति हेक्टेयर जो है वो गोबर डालें जब खेत की हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं जी। और अगर नहीं है तो फिर भी अगर 5-10 टन जो भी हम लोग डाल सकते हैं अवेलेबल है उसको आप प्रति बीघा या प्रति किनाल हिसाब से कैलकुलेट करके डाल सकते हैं जी। और उसके अलावा आपके पास रासायनिक खादों का एक और एक अल्टरनेट है जिसमें हम लोग अगर हिमाचल की बात करें तो हमें 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर चाहिए होती है और अगर हम लोग यूरिया से दे रहे हैं तो वही कैलकुलेट एक बीघा में लगभग 20 से 25 किलो जो है वो कैलकुलेट होती है, तो प्रति बीघा हम लोग डालें। फिर फास्फोरस आता है जिसका अनुमोदन हमारे क्षेत्रों के लिए लगभग 100 किलो प्रति हेक्टेयर है। अगर हम लोग सिंगल सुपर फास्फेट से डाल रहे हों तो लगभग 50 किलो जो है वो पड़ेगा और अगर हमने गोबर भी डाला तो आप लोग जो 25-30% जो है वो फास्फेट या सुपर एसएसपी जो उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। जी। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है वो है पोटाश और उसका अनुमोदन भी हमारे हिमाचल के क्षेत्रों के लिए लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जी। और यहाँ पर हिमाचल में जो उपलब्ध होती है हमें खाद वो होती है म्यूरेट ऑफ पोटाश, लाल रंग की खाद होती है। जी। वो बागवान डालते हैं, खूब डालते हैं तौलिए में पौधों के, उनको पता होगा, और जो सब्जी लगाते हैं उनको पता है। तो वो लगभग आप लोगों को 13 से 14 किलो तक जो है प्रति बीघा डलेगी। जी। तो इस तरीके से जो आप लोग उसका प्रबंधन करना है। लेकिन जब यूरिया और नाइट्रोजन जो डाल रहे होते हैं तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप आलू की प्लांटिंग करते हैं, आलू लगा रहे होते हैं, तो लगभग आधी मात्रा जो नाइट्रोजन है उसको डालें या यूरिया की जो मात्रा है तो वो लगभग आपका 20-25 किलो बताया मैंने, तो उसकी आधा मात्रा आपने डालनी है। और उसके बाद जो आधी मात्रा होती है उसको आपने, जब हम लोग पहली गुड़ाई करते हैं तो हमारे क्षेत्र में हिमाचल में लगभग ये जो स्टेज आती है वो 30 के दिन में आती है, 30 दिन में ये स्टेज आ जाती है। उस पर आप लोगों ने गुड़ाई भी करनी है, खरपतवारों का भी कंट्रोल हो जाएगा और साथ में आपने नाइट्रोजन जो यूरिया के थ्रू मिलेगी वो भी आपने आधी मात्रा डाल देनी है। और अगर आपकी बड़ी हल्की मिट्टी है, जैसे ऊना के कई क्षेत्र हैं या फिर कई हम लोग नदी के मोहनों पे लगाते हैं स्वाम वगैरह में, तो वहाँ हल्की मिट्टियाँ हैं, तो वहाँ हम लोग जो आधी मात्रा बची उसको हम लोग 2 स्प्लिट में भी, 2 भागों में भी और तोड़ सकते हैं। तो पहली जो मैंने बताई वो आप लोगों को 30 दिन की प्लांटिंग के बाद बताई, और दूसरी जो 15-20 सेंटीमीटर का पौधा हो जाता है वो हमारे हिमाचल वाले सारे क्षेत्रों में लगभग कोई 45-50 दिन में वो स्टेज आती है। तो वो जो दूसरा भाग है उसको उस टाइम आप डालें और गुड़ाई कर दें। तो इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आप लोगों के खरपतवार भी खत्म हो जाएंगे, खाद भी मिल जाएगी, और उस स्टेज पे जो है आपके आलू का जो बुस्तारी आती है उस टाइम आप लोगों को मिट्टी का जो भुरभुरी चाहिए होती है, तो उससे आलू की भड़वार और उसका साइज़ बनने में बहुत ज़्यादा उसका योगदान होता है उस गुड़ाई का। तो इस तरीके से खादों का भी प्रबंधन हो गया, खरपतवारों का भी नाश हो गया, और एक आपने अच्छा नर्म जैसा खेत जो है वो
आलू के लिए दिया और वो अच्छी पैदावार के लिए बहुत सहायक होता है। तो इस तरीके से किसान मैनेजमेंट कर सकते हैं। जी, इस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं और आखिरकार जो उन्हें लाभ है वो उत्पादन के रूप में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम खरपतवार प्रबंधन की बात कर रहे हैं और आलू की उत्पादन में यदि हम खरपतवार प्रबंधन की भूमिका की बात करें तो वो आप कितना देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि उसका प्रबंधन जो है सही समय पर किया जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और खरपतवार नियंत्रण मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोग किसान ध्यान नहीं देते हैं। हमें 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने नराई गुड़ाई से आपको बोला, उस तरीके से कर सकते हैं, या जिनके पास फैमिली लेबर है वो कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में छोटे परिवार हो रहे हैं, लेबर बहुत कॉस्टली है, तो हम लोग जो रासायनिक खरपतवार नाशी हैं, हर्बिसाइड्स हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा नुकसान करते हैं, अनुमोदन में अगर डाला जाए, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही ये अनुमोदन होते हैं। तो जैसे आलू में अगर हम लोग रासायनिक की बात करें तो उसके लिए हम लोग जो है, एक तो आपके पास पेंडिमेथिलिन आती है, बहुत अच्छी दवाई है, और ख़ासकर जब हम लोग खरीफ आलू लगाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी है वो। तो ये 1 से लगभग 1.2 kg इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो प्रति हेक्टेयर लगता है 750 लीटर पानी में। उसकी जैसे हम लोग आलू की प्लांटिंग करते हैं तो उसके 2 दिन के अंदर हम लोग पीछे की तरफ आती है स्प्रे करें। ये तेलीय जैसी फिल्म बनती है इसमें, और ये लगभग 1 बीघे में कोई 320 ml बनी, कैलकुलेट हुई 60 लीटर पानी में मिक्स करके। और अगर छोटा किसान है, कनाल बेसिस पे करना चाह रहा है, तो ये लगभग 160 मिलीलीटर दवाई पड़ेगी स्टॉम्प की, इसकी पेंडिमेथिलिन की, और ये 30 लीटर पानी लगेगा। मतलब 15 लीटर का पिट्ठू होता है किसान के पास, तो 2 पिट्ठू जो है वो एक कनाल के लिए लगेंगे, और 4 पिट्ठू जो है वो 1 बीघा के लिए लगेंगे। तो इस तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा एक एट्राजिन दवाई आती है जो कि हम लोग मक्का में भी यूज़ करते हैं, तो उसका भी जो है लगभग 1 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो प्रति हेक्टेयर 750 लीटर पानी में बिजाई के बाद 2 दिन के अंदर कर सकते हैं। और इसको जो आलू निकलने तक भी हम लोग कर सकते हैं, जब तक आलू नहीं निकला तब तक कर सकते हैं। उसके अलावा एक आइसोप्रोचेनोन नाम की दवाई आती है, उसकी भी 1 kg AI तक जो है वो डोज लगती है, और वो भी आलू निकलने तक जो है वो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये, और एक मेट्रीब्यूजन बहुत अच्छी दवाई है, और हमारे क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी। बरसात में जब हम लोग आलू लगाते हैं तो बार बार जो फ्लश आते हैं वीड्स के, तो उसके लिए मेट्रीब्यूजन है, उसको भी हम लोग जो है वो 0.75 से लेके 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है प्रति हेक्टेयर हम लोग डाल सकते हैं, और प्रति बीघा और प्रति कनाल के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसकी दवाई की मात्रा, और साथ में इसका ये पानी की मात्रा भी। तो दोनों चीज़ें जो आप लोग मिक्स करके आराम से इसको आलू आने तक जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। एक और मैंने इंपॉर्टेंट बात करनी थी, जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं, एक तो नराई गुड़ाई का ध्यान रखें, और साथ में मल्चिंग भी की जा सकती है। हमारे खेतों में जंगल आसपास होते हैं, उसमें सूखा घास होता है हमारी घासनियों में, या फिर पत्तेदार कुछ भी पेड़ों के गिरते हैं, उनको भी हम लोग आलू की लाइनों में जो है वो डाल सकते हैं। और जो हमारे खरपतवार हैं उनकी जो मात्रा जो है या उसकी ग्रोथ जो है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये एक प्रबंधन के कुछ एक रिकमेंडेशंस हैं जो मैंने आपको बताई। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि अगर हम पर्यावरण के विषय में देखें, इस परिदृश्य में बात करें, तो जैविक खेती जितनी की जाए वो ज़्यादा अच्छी है। आपने खरपतवार प्रबंधन के लिए बहुत सारी रासायनिक विधियां बताई है। ऐसे में यदि हम जैविक खेती की ओर जाते हैं और किसी तरह के हम देसी कोई उपाय करना चाहें, जिसमें हम इंटरक्रॉपिंग की भी अगर एक बात करें कि क्या आलू के साथ किसी और फसल को साथ में लगाया जाए जिससे किसी तरह का लाभ जो है किसान को मिल सके खरपतवार प्रबंधन में भी, और साथ ही साथ एक अन्य जो उत्पादन है उसे प्राप्त हो सके, तो वो क्या हो सकता है? मैंने पहले आपको बताया कि जो इसको लाइन में हमने लगाना है, और 60 सेंटीमीटर की दूरी बताई मैंने लाइन से लाइन में, तो ये बहुत बड़ा एक गैप है। इसमें किसान जो इंटरक्रॉप्स ले सकते हैं, अंतर फसलीकरण कर सकते हैं। जैसे बरसात में आजकल हम लोग अगर खरीफ में लगाते हैं, अप्रैल मई में लगाते हैं, या ऊपर जो हमारा शिमला का क्षेत्र है इसमें हम लोग मार्च के एंड में भी लगा देते हैं, तो उसमें ही बिजाई का समय होता है फ्रांस बीन का। फ्रांस बीन को हम लोग जो है वो अंतर फसलीकरण इंटरक्रॉपिंग करके जो है, एक तो क्या होगा कि जो बीच की लाइन का जो स्पेस है उसमें घास निकलेगा अगर वैसा रहेगा क्षेत्र, और जब अगर हमने उसमें फ्रांस बीन अगर हमने लगा देती, फ्रेंच बीन लगा दी, तो वो पूरे क्षेत्र को जो है वो घेर लेता है, जो खाली स्पेस होता है, और उस क्षेत्र में घास को नहीं आने देगा। और दूसरा, क्योंकि ये एक तरह की नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप है, तो
पौधों को नाइट्रोजन का कुदरती तौर पर भी ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कराती है। और दूसरी चीज़, अब बरसात में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो ऐसे समय में भू का कटाव भी होता है, अच्छी मिट्टी जो बह जाती है तो उसको भी रोकता है, और मिट्टी में हमारे जो अच्छे मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाता है, ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाता है, जैविक अंश को भी। तो इस तरीके से ये हेल्प करती है। और हमारे कुछ एक जो क्षेत्र हैं, जैसे कौपी जिसको लोबिया बोलते हैं, छोटी लोबिया की कई किस्में चली हैं, लोबिया भी लगा सकते हैं, वो भी बीन्स वाली फसल है। फिर जैसे कुल्लू का क्षेत्र है, सिरमौर का क्षेत्र है, वहाँ पर हमारा सर्दियों में या फिर इस अरली जो लगाते हैं उसमें भी हमारा ये गार्लिक जो होता है, लहसुन होता है, लहसुन के साथ अंतः फसलीकरण कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं, जैसे बरोड का क्षेत्र है, तो उन एरियाज़ में हम लोग गेहूँ भी मक्का भी लगाते हैं, तो मक्का के साथ भी इसका 1:1 रेशो में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि हमें इस फसल के साथ दूसरी फसल भी मिल जाती है, और किसान की पैदावार, किसान की आर्थिकी मजबूत होती है। और अल्टीमेटली अगर हम लोग लेग्यूम लगाते हैं, जिसको मैंने बोला कि जैसे आपने लोबिया लगा लिया या फ्रेंच बीन लगा ली, तो उससे हमारा नाइट्रोजन और जैविक अंश भी जो है वो भी बढ़ता है, और पौधों को कुदरती तौर पर जैविक खेती में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें जो है वो किसान को लाभदायक महसूस होती है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आपने एक उपाय बताया है कि इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से जहां किसानों को खुद को लाभ भी प्राप्त हो रहा है, एक और फसल उन्हें प्राप्त हो रही है, साथ ही साथ उनकी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ रही है, और पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। तो हर तरह से उन्हें लाभ ही लाभ है, और आने वाली जो अगली फसल वो लगाने वाले हैं उसमें भी उन्हें लाभ ही प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम खरपतवार प्रबंधन की बात कर रहे हैं, ऐसे में यदि जो कृषक हैं वो सही समय पर एक डिसीजन नहीं लेते हैं खरपतवार प्रबंधन का, तो किस प्रकार का नुकसान जो है उन्हें फसल में हो सकता है? किसान भाइयों को आपके दूरदर्शन के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग अच्छी किस्में लगा रहे हैं, अच्छे बीज पे पैसे खर्च कर रहे हैं, जुताई पे ट्रैक्टर्स पे या बैलों से भी जुताई करते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर हम लोग कहीं खरपतवारों का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं तो हमारी पैदावार लगभग वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार 10 से लेकर 80% पैदावार कम हो जाती है। और अमूमन हम लोग हिमाचल में 10 टन तक पैदावार ले रहे हैं, और हमारे देश की जो पैदावार है वो 25 टन प्रति हेक्टेयर है। तो कहीं ना कहीं हम लोग खरपतवारों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों में हमारे खरीफ में लगता है और यहाँ बहुत ज़्यादा वीड्स होते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अगर खरपतवार नाशी कंट्रोल करने हैं तो हमें समय समय पर जो है जो भी अनुमोदन बताए जाते हैं उनका करना, क्योंकि ये पोषक तत्वों को भी खा जाते हैं। फिर कंपटीशन होता है पानी के लिए, हवा के लिए, धूप के लिए, पोषक तत्वों के लिए, और अल्टीमेटली और ये बीमारियों और जो कुछ एक हमारे कीट होते हैं उनको भी हार्बर करते हैं। तो कुल मिला के ये पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी पैदावार को, कोई फसल हो। तो इसका जो है वैज्ञानिक ढंग से जो है वो प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। और जैसा हमने अभी जिक्र किया है कि या तो गुड़ाई करें या फिर रासायनिक जो भी हमारे हर्बिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल करें, और इस तरीके से ढंग से प्रबंधन करके हम लोग एक अच्छी पैदावार लें, और इसमें परिवार का भी फ़ायदा और प्रदेश और देश का सबका ही फ़ायदा है। एक अच्छा प्रबंधन और अच्छी पैदावार से किसान अपनी आर्थिकी, अपने परिवार का जो विकास है उसको और हर तरीके से जो अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ये मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाह रहा था। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम जल प्रबंधन की भी बात कर रहे थे, आजकल बरसात का मौसम है, ऐसे में सिंचाई की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि हम जल प्रबंधन की बात करें, भूमि कटाव को रोकने की बात करें और मिट्टी को जो है सुदृढ़ करने की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो है किसान किस प्रकार से कर सकते हैं? आजकल क्योंकि बरसात का जो हम लोग अप्रैल मई में लगा देते हैं, मार्च एंड में लगा देते हैं आलू, उसमें शुरू में कुछ एक इरिगेशन की जरूरत पड़ती है जो कि हम लोग 10-12 दिन के अंतराल के ऊपर दे सकते हैं। आजकल बरसात, आजकल इरिगेशन का या सिंचाई का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पानी का निकास बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, अक्रॉस द जो फील्ड है उसमें आलू को लाइनों में लगाएं, एक तो पहली बात ये। और दूसरा जो है वो जल निकास के लिए जो आपकी मेड़ के साथ का नीचे का जो पॉइंट होता है वहाँ से आप लोग जल निकास के लिए नालियाँ बनाएं, और कोशिश ये करें कि हम लोग बेड्स के ऊपर जो है वो आलू लगाएं, जिससे जो है आपका पानी जो है बह जाए और आलू को नुकसान ना हो। और अक्रॉस द स्लोप लगाएंगे आप, सीढ़ी के क्रॉस लगाएंगे तो उससे भूमि का कटाव भी रुकेगा और आपके पोषक तत्व और मिट्टी जो है
वो वेस्ट में नहीं जाएंगे, नाले नदी नालों में नहीं बहेंगे। जी डैम भी आपके सुरक्षित रहेंगे क्योंकि उनका भराव नहीं होगा, और खेत भी सुरक्षित रहेंगे, जी। पर्यावरण भी आपका सुरक्षित रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आलू के प्रबंधन संबंधी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे CPRI शिमला से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से हम आलू का सही प्रबंधन कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।